जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अगर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का आपको अंदाजा लगाना हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है ये देखना कि क्या उस देश के युवाओं को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अच्छा, जब मैं नौकरी की बात करता हूं तो मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब नौकरी की बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब सरकारी नौकरी थोड़ी सबको मिलेगी। चलिए, मैं प्राइवेट नौकरी की भी बात करता हूं, मैं सरकारी नौकरी की भी बात करता हूं, मैं रोजगार की बात भी करता हूं। अगर इसका आपको इंडिकेटर्स देखने हो, ये देखने हो कि देश, हमारे देश जहां पे विश्व की सबसे बड़ी युवाओं की जनसंख्या है, वहां पे अगर देश के युवाओं को नौकरी या रोजगार मिल रहा है तो इसका माने देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। और अगर देश के युवाओं को, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, या एमए, एमकॉम या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस बात से देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या उनको नौकरियां मिल रही हैं, और अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अगर रोजगार कर रहे हैं तो क्यों रोजगार सफल हो रहे हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब मैं जवान था या मेरे समय के युवा लोग, हमारे यहां नौकरी के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। इसलिए नौकरी के बारे में बात नहीं करता था कि सबको पता था सबको नौकरी मिलेगी। अब यह बात अलग है, किसी को बहुत बड़ी नौकरी मिले, किसी को छोटी नौकरी मिले, लेकिन यह नहीं था कोई अनएम्प्लॉयड रहे, बिना नौकरी के कोई रहे, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती थी। जबकि उस समय औद्योगिकीकरण बहुत ज्यादा नहीं था, शिक्षा भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन औद्योगिकीकरण भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन रोजगार की कोई समस्या नहीं थी। जिसे लगता है कि देश जब बहुत ज्यादा आर्थिक विकास उसने नहीं किया था, इसके बावजूद देश के अंदर नौकरी की समस्या नहीं था। चाहिए, सब जानते हैं हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की तुलना में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमारे समय में तो बहुत ज्यादा लोग पढ़ाई पे विश्वास नहीं करते थे। अब मेरे को, जब मैंने इंजीनियरिंग की आईआईटी बीएचयू से, जो बाद में आईआईटी बन गया, उस समय हार्डली 15 इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में थे। जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मुनिरबा से एमबीए किया, उस समय हार्डली 15-20 ऐसे एमबीए इंस्टीट्यूट थे पूरे हिंदुस्तान में। मतलब ये समय मैं बात कर रहा हूं आज से 50 साल पहले की। तो इतना ज्यादा ये नहीं था कि सबको पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि खेती में भी जनसंख्या कम थी, तो खेती में भी लोगों को आमदनी होती थी। छोटी छोटी परचून की दुकानें, सब में लोगों को आमदनी होती थी, तो कोई बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर नहीं थी। इसलिए नौकरी सबको मिल जाया करती थी। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नारा दिया कि अगर आपको शेरनी का दूध पीना है तो आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, तो जनता में एक जागरण हुआ, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और ये जनता ने समझना शुरू किया कि अगर नहीं पढ़ेंगे आप तो आपका शोषण होगा और आपको छोटा दिखाया जाएगा। तो जनता के अंदर, भारत के अंदर एक इच्छा जागी लोगों में कि वो पढ़ाई करें। और आपने पिछले 50 साल में देखा, जिसमें कांग्रेस की भी शासन था, अपोजिशन का शासन भी था, हजारों लाखों इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमबीए इंस्टीट्यूट्स खुले, मेडिकल कॉलेजेस खुले। सड़क सड़क पे अगर आप देखेंगे तो चाहे सरकारी नहीं खुले, सरकारी चाहे निष्क्रिय हो गए, लेकिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की कोई कमी नहीं थी। हर सड़क पे आप जाइए तो 10-12 इंजीनियरिंग कॉलेज आपको, मेडिकल कॉलेज और एमबीए इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, जहां लाखों रुपए की फीस है। और आज से 10 साल पहले ये स्थिति थी कि लाखों रुपए फीस देने के बावजूद लोगों को नौकरी मिल जाती थी, कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, पिछले 10 साल के अंदर जो हुआ, अच्छा, अगर आप अपने युवाओं को नौकरी नहीं देते तो अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिले तो वो डिस्कंटल्ड होगा, वो अवसाद में जाएगा, क्योंकि यही हमारे देश की जनसंख्या, जो युवा जनसंख्या है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिविडेंड है। और अगर इसको नौकरी नहीं मिलती तो बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। इसलिए देश की ये इच्छा है, सारे नागरिकों की इच्छा है कि हमारे बच्चों को, युवाओं को नौकरी मिले। 10 साल पहले भी स्थिति नहीं थी। 10 साल पहले तो मैं भी खुद अप्लाई करता था प्रोफेसर की पोस्ट के लिए या नौकरी के लिए, तो उस समय स्थिति ये थी कि इतनी ज्यादा डिमांड थी और सप्लाई नहीं थी, और क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते थे, कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिलते थे, लेकिन जो भी अप्लाई करता था उसको नौकरी मिल जाती थी। बल्कि एक एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 नौकरी मिल जाती थी।
और आज की स्थिति यह है पिछले 4-5 साल से कि लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं तो 100 लोग खड़े हो जाते हैं, पीएचडी खड़े हो जाते हैं, बड़े क्वालिफाइड लोग खड़े हो जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो देश की आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा आपको अंदाजा दे रही है। अच्छा, इसके बाद एक नया आंकड़ा जारी हुआ है, आपको पता ही होगा या नहीं पता होगा तो मैं बताता हूं। आईआईटी मुंबई, क्योंकि देश के अंदर अगर ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट्स कोई हैं तो आईआईटीज हैं और आईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। पहले कम इंस्टीट्यूट थे, आईटी 5 थे, अब कई सारे हो गए हैं। आईएम भी पहले कम थे, अब बहुत ज्यादा हो गए। तो मुंबई के अंदर का जो आईआईटी है ये बड़ा प्रतिष्ठित आईआईटी है, मतलब टॉप रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो ये है। और बाकी आईआईटी से, मतलब आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में बाकी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तुलना तो क्या करेंगे आप आईआईटी से। वहां का स्टाफ भी अच्छा है, कैंपस भी अच्छा है, फैसिलिटीज भी हैं, लैब्स भी हैं, सब कुछ है। और ये आशा की जाती है कि अगर किसी को आईआईटीआई में एडमिशन मिल जाए, और वहां की परीक्षा पद्धति जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बल्कि एक बार हर्षा भोगले जो आईएम अहमदाबाद से पढ़े थे, उनसे पूछा गया कि आईएम से जब आप पढ़े तो आपको कैसा लगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जब मैं क्लास के अंदर गया सिलेक्शन होने के बाद तो मैंने देखा इतने बुद्धिमान बच्चे बैठे हैं और कैसे मैं पास आउट करूंगा, ये तो पास करना बड़ा मुश्किल है, जहां तो ब्रिलियंट और जीनियस बैठे हुए हैं। कहने लगा जब 2 साल में मैंने अपना एमए पास कर लिया तो मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर भी थोड़ी बुद्धि है कि इफ आई कुड पास आउट फ्रॉम आईएम अहमदाबाद देन आई एम ऑल्सो नॉट बैड। तो ये फीलिंग हुआ करती थी। अब आईआईटी मुंबई ने अपना जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रखा है उसके हिसाब से 25% लोग आईआईटी मुंबई के ऐसे हैं जिनको नौकरी ही नहीं मिली, उन्हें प्लेसमेंट ही नहीं मिला। बल्कि मेरे बेटे ने भी, क्योंकि एमबीए किया है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, तो प्री प्लेसमेंट में लोगों को पैसे मिलते थे और नौकरी तो मिली जाती थी। आज से 10-15 साल पहले ये स्थिति थी। और आज की स्थिति ये है कि आईआईटी मुंबई जो बेस्ट आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है, उसके 25% लोगों को तो प्लेसमेंट ही नहीं मिला। अब वो जाएंगे, दर दर भटकेंगे, मार्केट में जाएंगे, नौकरियां मांगेंगे, मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अच्छा, जिन लोगों को नौकरी मिली है उनका जो एवरेज ऑफर है, जो मतलब ज्यादातर लोगों को, जो बच्चों को जो नौकरी मिली है वो मिली है 4 लाख रुपए साल की। 4 लाख रुपए साल का मतलब होता है करीब करीब 35,000 रुपए महीना। अब आप सोचिए, वो आईआईटी जिसके अंदर पढ़ाई करने के लिए आपको 25 लाख रुपए का खर्चा होता है, हम लोग जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 25 लाख को अगर आप बैंक में डाल दें तो करीब 2.5 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 2.5 लाख का मतलब आप जानते ही हैं करीब 20,000 रुपए महीना। तो इसका माने 20,000 रुपए तो बिना कुछ करे आपको मिल सकता है। और आईआईटी की पढ़ाई 5 साल 4 साल मेहनत करने के बाद, उसको पास आउट करने के बाद अगर आपको 35,000 रुपए महीने मिल रहे हैं तो इसका माने आपको नौकरी। अगर ये आईआईटी वालों का यह हाल है, देश के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स का यह हाल है, तो बाकी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और एमबीए इंस्टीट्यूट, जहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहां पे 20-20, 25-25 लाख रुपए दे के लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद उनकी नौकरी की क्या स्थिति होगी अगर 25 लाख रुपए खर्च करके आपको 15,000 रुपए महीने की नौकरी मिले, और वो भी नौकरी ऐसी हो कि एम्प्लॉयर आपको रोज 18 घंटे काम कराए और जरा सी गलती हो और आपको नौकरी से बाहर कर दे, क्योंकि वो भी जानता है कि 100 लोग फैक्ट्री के बाहर बैठे हुए हैं, नौकरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए डिमांड सप्लाई मिसमैच होने की वजह से एम्प्लॉयर बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर करता है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही। तो देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा, बाकी तो आप कुछ कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना हो गया है और जीडीपी इतनी हो रही है। अरे जीडीपी इतनी हो रही है, आपके डेट जो है 5 गुने बढ़ गए हैं। पूरे देश के वो जो डेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। और स्टेट वाइज भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जहां पे आज महाराष्ट्र के ऊपर करीब करीब 8 लाख करोड़ का ऋण है, जो कि आज से 10 साल पहले इसका 1/5 भाग था। देश के अंदर भी कहां 52 लाख करोड़ का ऋण था, आज 2,40,000 करोड़ का हो गया है। तो मतलब ऋण बढ़ता जा रहा है, जीडीपी कांस्टेंट है, बच्चों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आप जो मध्यम वर्ग का बच्चा है, जो गरीब घर का बच्चा है, जो अमीर लोग हैं, चलिए ठीक है, डिग्री मिल गई, शादी हो गई, दहेज मिल गया, दहेज उचित नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन चलिए बताने के लिए हो गया, बच्चे ने इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है,
कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया, 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए और उसके बाद ये हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनकी चिंता मैं देख रहा हूं। जब मैं उन लोगों से मिलता हूं, उनके माँ बाप से मिलता हूं, वो ये पूछते हैं, सर नौकरी तो मिल जाएगी ना, इसने बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहा है। मैंने कहा आज की तारीख में मैं गारंटी नहीं ले सकता। आज से 10 साल पहले तो मैं गारंटी ले पाता था। मुझे लगता था कि बच्चे को अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से, या बच्चा बहुत अच्छा हो या इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा हो, तो उसे 40-50 हजार की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज के तारीख में बेस्ट इंस्टीट्यूट से अगर 30-35 हजार की नौकरी मिल रही है, और ऐसे इंस्टीट्यूट जो गली गली सड़क सड़क खुल गए हैं, वहां पे 15 हजार की नौकरी मिल रही है 25 लाख रुपए खर्च करके, तो वास्तविकता में देश की आर्थिक स्थिति का ये आपको एक दर्शन देता है। तो मुझे लगता है जनता से भी मेरा निवेदन है, जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे इंजीनियरिंग एमबीए इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए भेजते हैं, आशाओं से पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपने सपनों को बेचकर पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो कृपा करके इन आंकड़ों का दर्शन करें, उसकी एनालिसिस करें और उसके बाद समझें, और तब ये निर्णय लें कि देश की आर्थिक स्थिति का क्या हाल है। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा दर्पण है एम्प्लॉयमेंट, और कितनी नौकरी का एवरेज स्तर पे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, वो आज की स्थिति में देश की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।